Hello everyone. Now we are going to discuss some problems on कोची इंटीग्रल फार्मूला. ठीक है, तो अब हम कोची इंटीग्रल फार्मूला पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं हम. हमारे पास प्रॉब्लम है यहाँ पर, इवेल्युएट द इंटीग्रल e टू द पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस वन वेयर c इज द सर्कल मोड जेड इक्वल टू 2. ठीक है, तो इस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है और किसके अलोंग, इस सिंपल क्लोज्ड कर्व c के अलोंग इवेल्युएट करना है. ठीक है, और ये जो c है आपका, ये क्या है, एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, मोड जेड इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसे आपको इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इस सर्कल को हम फिगर बना लेते हैं इसकी. तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये मोड जेड इज इक्वल टू 2 है. इसकी कंपेयर कर लेंगे आप सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर से. तो सेंटर जो ए होता है यहाँ पर, उसकी वैल्यू है 0, तो सेंटर हो जाएगा इस सर्कल का 0. और रेडियस जो है यहाँ पर वो कितना है, 2, तो रेडियस हो जाएगी 2. तो देखिए, ये सेंटर लेंगे और रेडियस 2, तो ये 1, ये 2, ये -1, ये -2. तो इस तरह से आपका सर्कल ये बन जाएगा. तो ये सर्कल है आपका मोड जेड इज इक्वल टू 2. ये इसकी बाउंड्री है सी. ठीक है, तो इसके अलोंग अब आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है. अब देखिए, कोची इंटीग्रल थ्योरम की अगर आप बात करें, तो अगर कोई फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक होता है विद इन एंड ऑन, तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा. लेकिन अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसके बीच में कोई भी पॉइंट ऐसा हो इसकी बाउंड्री पर या इसके अंदर कि जहाँ पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, तो तब वहाँ पर आप कोची इंटीग्रल थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते. तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो जिसका इंटीग्रल हमें करना है, कि क्या ये इसमें एनालिटिक है कि नहीं है, ये चेक करेंगे. ठीक है, तो देखिए, लेट इस फंक्शन का इंटीग्रल आपको करना है. इसे कैपिटल एफ जेड ले लीजिए और सबसे पहले इसकी पोल्स फाइंड करिए. पोल्स मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसे 0 के इक्वल पुट करते हैं. तो इससे z इक्वल टू -1 एक ऐसा पॉइंट मिला हमें कि जहाँ पर जो फंक्शन है ये कैपिटल एफ जेड वो एनालिटिक नहीं है. अब ये देखना है कि ये z इक्वल टू -1 जो पोल है ये इसमें इनसाइड है या इसके आउटसाइड है. क्योंकि अगर आउटसाइड होती है तो फिर तो कोची इंटीग्रल थ्योरम आप लगा सकते हैं, क्योंकि आउटसाइड है तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर तो एनालिटिक है, तब तो इंटीग्रल 0 कर सकते हैं आप इसका. लेकिन अब आपको ये देखना है कि ये इनसाइड है या आउटसाइड है. तो z इज इक्वल टू -1 है, तो यानी ये रियल नंबर है, तो रियल लाइन पर होगा. ये जो x रियल लाइन होती है, ये इमेजिनरी. तो z इक्वल टू -1 इस साइड होगा, ये z इक्वल टू -1 पॉइंट होगा आपका. ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि z इक्वल टू -1 जो है वो इसमें जो सर्कल है उसके इनसाइड है. तो कहने का मतलब अब फंक्शन जो कैपिटल एफ जेड है वो एनालिटिक तो सब जगह है नहीं इसके इसमें कर्व सी में. तो आप कोची इंटीग्रल थ्योरम तो यूज़ कर नहीं सकते. तो अब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा. तो देखिए कैसे करेंगे. अब देखिए, कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या था आपका. अगर कोची इंटीग्रल फार्मूले की हम बात करें, तो कोची इंटीग्रल फार्मूला था आपका एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड. ठीक है, और बेटर होगा कि आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में याद करें, कि इसे इस साइड ले लें, क्योंकि आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं. इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए. अब देखिए, ये है आपका कोची इंटीग्रल फॉर्मूला. अब यहाँ पर जो ये आपने जब डिराइव किया था फॉर्मूला, तो ये फंक्शन था आपका कैपिटल एफ जेड. अब ये जो कैपिटल एफ जेड था, ये इस पॉइंट पर z इज इक्वल टू ए पर जो था एनालिटिक नहीं था, यानी इस फैक्टर से मिला था आपको z इज इक्वल टू ए. तो इस फैक्टर को छोड़कर बाकी जो भी फंक्शन था वो क्या था आपका स्मॉल एफ जेड. तो आप क्या करते थे फिर, इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे कि ये जो फैक्टर है
जिस पर ये एनालिटिक नहीं है, इस फैक्टर को छोड़ दीजिए तो बाकी क्या बचा, एफ जेड। और तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आयोटा, और ये जो एफ जेड है इसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे आप जिस पर ये एनालिटिक नहीं है, एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को इस इंटीग्रल के लिए। देखिए इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जेड जेड प्लस 1 डी जेड। अब देखिए 2 पाई आयोटा इंटू एफ, किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल टू -1 पर, तो -1 पुट कर देंगे एफ में, तो 2 पाई आयोटा। अब बात करते हैं एफ क्या होगा, स्मॉल एफ फंक्शन क्या होगा। तो ये जेड इक्वल टू -1 किससे मिली है आपको, इससे जेड प्लस 1 से मिली है, इस फैक्टर से मिली है। तो इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी क्या हो जाएगा आपका एफ जेड हो जाएगा। अब इसमें जेड के प्लेस पर आपको क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर -1, और ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन ई। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉब्लम ली कोची इंटीग्रल फॉर्मूले पे। अब एक और प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हमें इवेलुएट करना है इस इंटीग्रल को। ठीक है, और किसके अलोंग करना है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है आपका सी, इसके अलोंग करना है, जो कि क्या है आपका एक सर्कल है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है मोड जेड इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इस सर्कल को आप बना सकते हैं मोड जेड इज इक्वल टू 2, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, 0 0 है, ओरिजिन है, और रेडियस कितनी है, 2 है। देखिए इस सर्कल को बना लेते हैं। ये रियल एक्सिस हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। अब सर्कल का सेंटर है यहाँ पर ओरिजिन पर, और रेडियस है इसकी 2, तो 2 रेडियस है, तो ये 1 ये 2, तो इस तरह से आपका ये सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये होगा जेड इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने सर्कल जो गिवन था ये आपका ये कर्व सी ये हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके अलोंग हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखिए इस फंक्शन को आप कैपिटल एफ जेड भी बोल सकते हैं। लेट कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 3z², यहाँ पर डी जेड है, प्लस 3z प्लस 1 अपॉन z² माइनस 1 z प्लस 3। ठीक है, और इसके आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 z प्लस 1 और z प्लस 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो आपको कर्व गिवन है क्लोज कर्व, कि ये उसमें एनालिटिक है कि नहीं है। मतलब आपको इसकी पोल्स फाइंड करनी होंगी। ठीक है, और उन पोल्स से पता चलेगा आपको कि फंक्शन कहाँ पर एनालिटिक नहीं है, और फिर ये चेक करेंगे आपकी वो पॉइंट इनसाइड हैं या आउटसाइड हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी पोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो पोल्स ऑफ एफ जेड के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसे 0 पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट किया, तो इससे z इक्वल टू एक 1 मिलेगा, एक z इज इक्वल टू -1 मिलेगा, और इससे z इज इक्वल टू -3 मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को हमें देखना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए z इज इक्वल टू है 1, रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये z इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा क्योंकि ये z इज इक्वल टू 2 है, और z इज इक्वल टू -1 इस साइड होगा, और z इज इक्वल टू -3, ये -2 है तो ये -3 यहाँ पर होगा। तो देखिए फंक्शन की जो है 3 पोल्स थी, यानी फंक्शन जो है वो 3 पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं था। ठीक है, और उनमें से 2 पॉइंट्स इनसाइड हैं और 1 पॉइंट्स आउटसाइड है। तो आउटसाइड को तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है, तो 2 पॉइंट्स इनसाइड हैं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो अब हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और अब आपको इस जो इंटीग्रल है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था, यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला,
तो मैंने कोची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको इंटीग्रल के लिए इस तरह से बताया था कि आप इस तरह से उसे याद कर सकते हैं। एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए। ठीक है भाई, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पर ये जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, इसमें जो था फंक्शन आपका, ये जो फंक्शन था ये ओनली वन पॉइंट पर एनालिटिक नहीं था, जेड इज इक्वल टू ए पर, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रल जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा आपका। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, देख लेते हैं। तो इंटीग्रल होगा आपका, तो इंटीग्रल में फंक्शन क्या गिवन था आपका, फंक्शन गिवन था आपको 3z² प्लस जेड, तो ये फंक्शन आपका गिवन था। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना था, तो इसके फैक्टर्स किए थे आपने डिनोमिनेटर के, तो ये 3z² जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3 डी जेड। अब कितने पॉइंट्स जो थे इनसाइड थे, इसमें कितनी पोल इनसाइड थी, 2 पोल। तो इस इंटीग्रल को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। देखिए अगर ये जेड इज इक्वल टू ए पर एनालिटिक नहीं था तो इसे आप डिनोमिनेटर में रखते थे। तो यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि पहले हम जेड इज इक्वल टू -1 के लिए ले रहे हैं कि ये -1 पर एनालिटिक नहीं है। तो -1 जेड इज इक्वल टू -1 किससे मिला है, इस पे। तो हम 3z² प्लस जेड प्लस 1 अपॉन, इसे छोड़ दीजिए अब यहाँ पर, ये जेड माइनस 1 जेड प्लस 3 और इसे लिख सकते हैं जेड प्लस 1। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कि मतलब हमने ये कंसीडर किया कि ये किस पर एनालिटिक नहीं है, जेड इज इक्वल टू -1, और वो किससे मिला है, जेड प्लस 1 से मिला है। तो इस फैक्टर को अलग रख लेंगे, बाकी सब ये क्या हो जाएगा आपका एफ जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरे के लिए, तो ये किस पर एनालिटिक, ये C1 बोल दिया हमने, इसे C2 बोल दिया। ये किस पॉइंट पर नहीं है, जेड इक्वल टू 1, और जेड इक्वल टू 1 किससे मिला है आपका, इस फैक्टर से मिला है। तो ये फैक्टर अपॉन में आ जाएगा और बाकी सब ये एफ जेड हो जाएगा। 3z² प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 जेड प्लस 3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ए, मतलब जो बाकी फंक्शन बचता है, ये ऊपर जो फंक्शन बचता है उसमें फंक्शन में जेड के प्लेस पे ए पुट कर देते हैं। तो देखिए ये किसके लिए, जेड इज इक्वल टू -1 के लिए है, इससे जेड इज इक्वल टू -1 मिलेगा। तो ये जो अब आपका फंक्शन बचा, इसमें जेड के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे आप, -1 पुट कर देंगे। तो कर दीजिए, तो यहाँ पर पुट करेंगे -1, तो ये 3 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पर -1 और ये +1 अपॉन, यहाँ -1 करेंगे तो -1 -2, यहाँ पर -1 करेंगे तो -1 और 3 कितना हो गया, 2। तो ये इंटीग्रल का ये पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब इसके लिए भी यही फॉर्मूला 2 पाई आयोटा, इसमें इस पॉइंट को छोड़ दीजिए आप, बाकी ये जो हो गया ये क्या हुआ, एफ जेड हुआ। इसमें आप जेड के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, ए पुट करते हैं, मतलब ए यहाँ पर कितना है, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और एक बात याद रखें, यहाँ पर जेड का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ 2z होता तो 2 को बाहर लेना पड़ता आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जेड के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, तो ये देखिए 3, यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 2 और ये 1 और 3 4। तो ये देखिए कितना मिलता है, 2 पाई आयोटा, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 2 जा 4, तो -3/4, और यहाँ पर ये 2 पाई आयोटा, 3 और 2 5 अपॉन 2/4। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो ये आप इसमें से 2 पाई आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा -3π/4, और यहाँ पर 2 पाई आयोटा तो कॉमन, तो ये बचा 5/8। एलसीएम ले लीजिए दोनों का,
कितना होगा 8, तो यहाँ पर 8 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 5, तो ये मिला 2 पाई आयोटा, यहाँ पर 5 से 6 जाएगा तो -1 अपॉन 8, और 8 को आप 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 4 जा 8, तो ये आएगा -5 आयोटा अपॉन 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से जितनी पोल्स इनसाइड होती हैं आपकी, आपको इंटीग्रल को उतने ही पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पोल्स मिली थी इनसाइड, तो आपने इंटीग्रल को यहाँ पर 2 पार्ट्स में लिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर 3 पोल इनसाइड होती तो एक इंटीग्रल और लेना होता आपको, किसके लिए, इसके लिए, अगर ये भी इनसाइड होती तो, ठीक है। तो इस तरह से आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूले को यूज़ कर इंटीग्रल की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कोची इंटीग्रल फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम। अब कोची इंटीग्रल फॉर्मूला डेरिवेटिव के लिए हमने बताया था, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। अब उस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम और उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। यूज कोची इंटीग्रल फॉर्मूला टू इवेल्युएट द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। एंड वेयर दिस सी इज द सर्कल मोड जेड इक्वल टू 3, तो आपको इंटीग्रल को फाइंड करना है किसके अलोंग, एक सिंपल क्लोज कर्व गिवन है सी, जिसकी इक्वेशन है मोड जेड इज इक्वल टू 3। इट मीन्स ये क्या है, एक सर्कल है, और ये कैसा सर्कल है, जिसकी रेडियस 3 है और सेंटर 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस कर्व को ही बना लेते हैं। तो देखिए ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा आपका, ये रियल होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। देखिए सर्कल है आपका मोड जेड इज इक्वल टू 3, तो इसका सेंटर होगा 0, रेडियस होगी 3, तो रेडियस 3 देखिए 1 2 3, तो इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह से आपका एक सर्कल बन जाएगा ये सर्कल, और ये कर्व हो गया आपका सी, इसकी बाउंड्री, ठीक है। अब आपको इस इंटीग्रल को इसकी इस कर्व सी के अलोंग सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रल करना है। तो इस फंक्शन को आप बोल सकते हैं कैपिटल एफ जेड ई टू द पावर 2z अपॉन जेड प्लस 1 टू द पावर 4, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, हमें पहले फंक्शन जो एफ जेड है इसकी पोल्स फाइंड करनी होती है। मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस रीजन में एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि किन पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है, और देखेंगे कि वो पॉइंट्स इसके इनसाइड होंगे या फिर आउटसाइड होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पोल्स फाइंड करेंगे, पोल्स ऑफ एफ जेड। और पोल्स कैसे फाइंड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इस फंक्शन का उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो देखिए इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इससे z की जो वैल्यू मिलेगी -1 मिलेगी, और लेकिन ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, 4, तो यानी -1 जो है वो 4 टाइम्स आएगा, -1 -1 -1 एंड -1, ठीक है। तो 4 रूट्स होंगे इसके, वो z इक्वल टू -1 ही होंगे। तो ये पोल तो है इसकी, लेकिन ये सिंपल पोल नहीं है, ये पोल है ऑफ ऑर्डर 4, ये 4th ऑर्डर की पोल है आपकी, ठीक है। मतलब सिंपल पोल नहीं है, क्योंकि ये जो -1 है ये 4 टाइम्स वैल्यू मिल रही है इसकी आपको, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि अगर ये z माइनस a टू द पावर है m इस इक्वल टू 0 से आपको z की वैल्यू a मिलती है, और इस a पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, तो इसकी पावर यहाँ पर देखेंगे कितनी है, m। तो ये पोल किस ऑर्डर की होगी, m ऑर्डर की पोल होगी ये यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी सिंपल पोल होती हैं तो आप यूज करते कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। और जब पोल जो है वो सिंपल पोल का ऑर्डर मतलब यहाँ पर 1 होता है। तो अभी तक जो प्रॉब्लम ली हमने यहाँ पर, वो जो वैल्यू मिल रही थी ओनली 1 टाइम्स मिल रही थी आपको, तो वो सिंपल पोल थी। और जब सिंपल पोल होती है तो आप कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ कर ही लेते हैं, लेकिन जब सिंपल पोल के प्लेस पर आपको गिवन होती हैं पोल ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है।
तो 1 से ज़्यादा ऑर्डर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उस केस में आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव को यूज करना होगा। वो क्यों करना होगा देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। देखिए ये होता है एफ एन ए, इसका मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एंड देन यू कैन पुट जेड इक्वल टू ए। सो ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। अब इस फॉर्मूले को आप इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसे इस साइड ले आएंगे, ये इस साइड हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू फैक्टोरियल ये इंटू एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ये फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर z माइनस ए की जो पावर है वो है n प्लस 1 और यहाँ पर कितनी है 4 है, ठीक है। तो अगर ये 1 होती तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में यहाँ पर 1 होता है, उसमें ये फॉर्मेट गिवन था आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो मोर देन 1 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से अब आप इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसकी जो पोल है वो मिली है आपको z इजिकल टू -1। अब ये देखना है कि ये z इजिकल टू -1 इसके इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर आउटसाइड हो जाती है तो बात जो है हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, कॉची थ्योरम यूज़ करेंगे और इंटीग्रल 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आउटसाइड पोल मिलती है तो इनसाइड सब जगह आपका फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये z इजिकल टू -1 कहाँ पर लाई करेगी, तो ये देखिए z इजिकल टू -1 है, यानी रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे होगा, और -1 है तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इस साइड, ये है z इजिकल टू -1। तो ये जो पॉइंट है ये इनसाइड मिला, तो कहने का मतलब फंक्शन जो है वो सब जगह एनालिटिक नहीं है। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है और वो पॉइंट C के इनसाइड है, तो आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब चूंकि पोल जो है वो ऑर्डर 4 की है, मोर देन 1 है ऑर्डर पोल का, तो आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे, डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। और एक ही पोल इनसाइड है कर्व के, ओनली 1 पोल है जो इनसाइड है, एक ही पोल मिली है वो ही इनसाइड है आपकी, तो पोल एक है वो इनसाइड है, तो यानी इंटीग्रल को आपको एक ही पार्ट में सोल्व कर देना है, उसे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो देखिए अब कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए आपका जो फंक्शन था, आपका फंक्शन क्या था, e टू दी पावर 2z अपॉन, ये था ना आपका फंक्शन e टू दी पावर 2z अपॉन z प्लस 1 टू दी पावर 4, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना था आपको। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन c ये पुट कर दीजिए, इसका इंटीग्रल करना है, तो e टू दी पावर 2z अपॉन z प्लस 1 टू दी पावर 4 dz। अब इसकी कंपेयर आप इससे करें तो देखिए यहाँ पर z इजिकल टू a जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो जिस पर फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, तो इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है, z इजिकल टू -1, और ये किससे मिला है आपको, z प्लस 1 की पावर 4 से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप छोड़ देंगे, बाकी जो बचता है वो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल fz हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब आप इसे, 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसकी कंपेयर अगर आप इससे करें तो ये है n प्लस 1, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे आप कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स एंड a, तो ये वैल्यू होगी इस इंटीग्रल की। अब इसे और थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल 3 होता है 6। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे f3 या ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं आप इसे,
ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश, तो कहने का मतलब आपको इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा कितनी बार, 3 टाइम्स, और उसके बाद उसमें ए पुट कर देते हैं। ए मतलब यहाँ पर कितना है, किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, -1 पर। तो देखिए फंक्शन क्या होगा इसमें, स्मॉल एफ जेड ये होगा, क्योंकि इस ये तो आपको इसकी अगर इससे कंपेयर करेंगे आपको, तो ये तो वो पॉइंट दे रहा है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो फंक्शन हो जाएगा इसमें स्मॉल एफ जेड हो जाएगा e⁻²z, और इसका एक बार डिफरेंशियल किया है एफ जेड तो कितना आया 2e⁻z 2z, और ये एफ डबल डैश किया तो 4 हो जाएगा e⁻²z, और ट्रिपल डैश करेंगे तो आप आ जाएगा ये 8e⁻²z। अब इसमें z के प्लेस पर आपको क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। तो देखिए कितना आएगा, 8 × e⁻−2z आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो ये आएगा 8/3 पाई आयोटा, और यहाँ पर भी आपने z के प्लेस पे कितना पुट कर दिया था, -1 पुट किया था ना, तो -2 आ जाएगा ये। तो ये -2 ये अपॉन में e² हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8/3 पाई आयोटा अपॉन e²। ठीक है। तो देखिए अब आपने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव को यूज कर इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया। ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आपको कहाँ पर यूज करना है, और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव कहाँ पर यूज करना है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तो वहाँ पर यूज करेंगे जब आपको सिंपल पोल्स होंगी, और कॉची डेरिवेटिव फॉर्मूला इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव जब पोल जो होंगे आपकी वो उनका ऑर्डर अगर मोर देन 1 होगा, तो वहाँ पर आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव का यूज करके इंटीग्रल्स को सोल्व कर सकते हैं किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व में। ठीक है। ओके।